हेलो दोस्तों, केटी सिंह क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। हमारा गॉस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे। आज हम बात करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो, आपको अगर याद दे तो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आप लास्ट क्लास में गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, और जब भी मैं अनुप्रयोग पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक काम की बात बताई थी। काम की बात कौन सी थी? सुनो। सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र किससे निकाल लोगे? विद्युत फ्लक्स से निकाल लोगे। फिर दूसरा आप गॉस का नियम से निकाल लोगे। फिर आप यहां से एक समीकरण बनेगी, फिर यहां से आप दूसरी समीकरण बनेगी, फिर समीकरण एक बराबर समीकरण दो करोगे। समीकरण एक बे समीकरण दो करोगे और आपको विद्युत क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप किसी चालक गोले को आवेश दे रहे हो तो उसकी सतह पर में क्या होता है? सतह के रूप में क्या होता है? संचित होता है। उसकी सतह पर क्या होता है? संचित होता है। और जब किसी अचालक को आप क्या दे रहे हो? आवेश दे रहे हो, अचालक गोले को, तो वो उसके अंदर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर चालक गोले को आवेश दोगे तो वो उसकी सतह पर एक समान रूप से संचित होगा, और जब अचालक गोले को आवेश दोगे तो वो उसके अंदर एक समान रूप से क्या होगा? संचित होगा। हम बात करें अचालक गोले की। इससे पहले हमने चालक गोले के बारे में बात कर ली। आज हमारा टारगेट है अचालक गोले के कारण। देखो, अब आपके पास अचालक गोले के कहां पे विद्युत क्षेत्र देगा? तो अचालक गोला, आपके पास एक गोला है जो आवेशित है। अचालक के अंदर क्या होता है? एक समान रूप से वितरित होता है। अभी आपको पता है, अचालक गोले के अंदर जो आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है। अब इस अचालक गोले के कारण आपको क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र देखना है। तो ये अचालक जो गोला है ये कहां कहां विद्युत क्षेत्र लगा सकता है, उसका अगर हम बात करें तो ये अचालक गोला अपने बाहर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, एक अपनी सतह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और एक अपने अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मतलब ये तीन हिस्सों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, एक बाहर, एक अपनी सतह और एक अपने अंदर किसी बिंदु पर। तो मान लो जो आपका ये चालक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। कैपिटल आर कितनी है इसकी त्रिज्या? सही है। अब पहला केस ले रहे हैं हम, अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। यानी इसमें पहला पॉइंट हम पढ़े, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर मैं बता दूं कि तुम्हें पता है जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से क्या होता है? दूर होता है। ये बात आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र ई जो होता है वो प्लस से क्या होता है? दूर होता है। तो आप इसी बिंदु पर देख रहे हो, इस अचालक गोले के कारण आप इस बिंदु पर चेक कर रहे हो, पी पे, अचालक गोले के कारण। मान लें यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। आप आर डिस्टेंस पे क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। तो आप मोटी मोटी बात बोल सकते हो कि यहां स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। सही है। अब फिर इस बिंदु पर आप चेक कर रहे हो, तो इस बिंदु पर, इसको थोड़ा पास लेते हैं, आप इस बिंदु पर चेक करो तो इस बिंदु पर मुझे सबसे पहले क्या बनानी? गॉसियन प्रश्न बनानी पड़ेगी। तो इसके बाहर हम क्या बनाते हैं? गॉसियन प्रश्न बनाते हैं। फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो तो गॉसियन प्रश्न बनानी पड़ेगी। ये क्या होगा? आपकी गॉसियन प्रश्न। इसे आप क्या बोल सकते हो? गॉसियन प्रश्न।
अब आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो प्लस से क्या होता है, दूर होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा कैसे होगी, इस टाइप से होगी, ठीक है ना। अब हम इसकी बिंदु की बात करें तो हमें संपूर्ण सतह के लिए तो पता नहीं होता, तो गॉस का नियम लगता है किसकी, अल्पांश सतह के लिए, छोटे से हिस्से के लिए, इस छोटे से हिस्से के लिए बोले तो डीए वेक्टर के लिए, सही है ना। अब इसके लिए अगर मैं गॉस का नियम लगाऊं, गुस्सेल गॉस का नाम है, इसके लिए अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूं, ये आपका छोटा हिस्सा क्या आपका फ्लक्स है, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं विद्युत फ्लक्स, तो लगाओ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार। तो वो होती है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। अब इस केस में थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखो आपका विद्युत क्षेत्र ई बी सी डायरेक्शन में और आपका जो अल्पांश है डी ए वेक्टर वो भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कैसा आ रहा है यहाँ, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। देखो विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही है और डी ए वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बनाया, 0 डिग्री, यानी इनके बीच में कोई भी कोण देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ थीटा कितना आपका 0, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0। अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए मल्टीप्लाई 1, तो यहां से आपका फाई कितना निकल के आ गया, इंटीग्रेशन ई डी ए, सही है, ई बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी ए। अब हमें डी ए का क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण सतह के लिए, ये बात हमें लास्ट क्लास में जान रखी है। अगर मैं इन छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ दूं तो वे क्या बनेंगे, वे गोले का क्या कर लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस डीए का समाकलन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, सॉरी स्मॉल आर है, तो आप यहाँ स्मॉल आर क्योंकि देखो अगर आप छोटे छोटे इन हिस्सों को जोड़ लोगे तो वो गोले का क्या कर लेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घेर लेगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस डी का समाकलन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आ गया आपको। अब अगर हम इस डीए की वैल्यू पुट करें तो फाई इक्वल टू कितना होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब मैंने बताया था आपको जो समीकरण 1 बन जाएगी, दूसरा क्या लगाना है आपको, गॉस का नियम, वहां से आपको फ्लक्स निकालना है, तो लगाओ गॉस का नियम। क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। अब यहाँ आपको सिग्मा क्यू की वैल्यू चाहिए, तो ये पता है इसके अंदर आवेश कितना है आपका, क्यू है, मान लिया। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू। टोटल आवेश कितना है, क्यू। इस सतह के अंदर टोटल आवेश कितना है, क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू। तो यहां से अगर आपको देखें तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहां से आपके आगे समीकरण 2। अब आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप कह सकते हो कि इनके जो ये फाई है ये क्या है, बराबर है, तो इसके आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि E इक्वल डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड में, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे लिख दिया, आर स्क्वायर पीछे लिख दिया। अब आपको पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है, के की, तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना आपको बाहर विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा, सही है। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं, जब इसके सतह के ऊपर क्या करें, बात करें, यानी अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, यानी दूसरे हम बात कर रहे हैं अचालक गोले की
सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो जब आप इसकी सतह पर चेक करोगे तो वही केस आएगा कि यहाँ आपको अल्पांश मानना पड़ेगा डीए वेक्टर, विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में, डीए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, थीटा भी 0 होगा। परंतु फर्क किसका आएगा, सेम केस लेने आ रहा है, परंतु फर्क यह आएगा कि जो कैपिटल रेडियस आर है वो स्मॉल आर रेडियस की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि हम आर कैपिटल आर बराबर किसकी हो जाएगी, स्मॉल आर की हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल आर यहाँ आ जाएगी, ये वाले आई बात से। फर्क सिर्फ रेडियस का आएगा, ना कि किसी चीज का। तो अगर मैं यहां से डायरेक्ट निकालूं तो ई कितना निकलेगा आपका, निकाल लेगा आपने के क्यू अपॉन, बस रेडियस का फर्क है, स्मॉल आर कितना कर दो कैपिटल आर, कैपिटल आर पर, ठीक है ना। बस अब जब हम तीसरा केस देखते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर सतह के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जब तक आप इतना इसकी छोड़ लो। हाँ दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं कि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। देखो आपके पास क्या है, एक अचालक गोलक और ये इसके अंदर एक समान रूप से क्या आता है आपके पास, आवेश वितरित था। ये बात आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आप इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, और आपको यह भी पता था कि इसके अंदर जो टोटल आवेश था वो कितना था आपका, क्यू था। टोटल आवेश कितना था इसके अंदर, क्यू था, ये भी आपको पता है। जब आप इसके अंदर विद्युत क्षेत्र चेक कर रहे हो, इसकी यहां से यहां तक की रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर थी। तो किसी पॉइंट पर चेक कर रहा हूं, मान लो मैं पॉइंट पी पर चेक कर रहा हूं, इस पॉइंट पी पर चेक कर रहा हूं, तो मुझे इस पर क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन परत बनानी पड़ेगी। सही है ना, ये गॉसियन परत के अंदर चेक कर रहा हूं। तो आप टोटल के लिए नहीं चेक करोगे, आप डीए वेक्टर के लिए चेक करोगे। तो आपका डीए वेक्टर मान लेते हैं, आपका डीए वेक्टर कितना है, ये आपका डीए वेक्टर, छोटे से लिए चेक करोगे। अब आपको पता है इस पूरे के लिए तो आपके अंदर कितना क्यू आवेश है, परंतु इस गोले के अंदर जो आपने गॉसियन परत खींची है इसके अंदर कितना आवेश है वो तो आपको नहीं पता। तो वो मैंने मान लिया कि अभी के लिए कितना आवेश है, क्यू डैश है। कितना मान लिया, क्यू डैश आवेश मान लिया। वैसे मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने मान लिया अभी के लिए वो आवेश कितना है, क्यू डैश, वो बात की बात सही है। अब बात करेंगे कि यहां से यहां की रेडियस कितनी मान ली मैंने, स्मॉल आर मान ली। ये रेडियस जो है वो कितनी मान ली मैंने, स्मॉल आर मान ली। अब यहाँ थीटा कितना होगा, वही बात आ जाएगी कि विद्युत क्षेत्र ऐसे है और डीए वेक्टर इस टाइप से है, तो थीटा कितना रहने वाला है, 0 डिग्री। थीटा आपका 0 डिग्री है। तो लगाओ विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार यहां हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। थीटा 0 इसमें, ई वाले लगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू भी बताइए आपको 1 होती है। तो यहां से फाइव इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटीग्रेशन डी ए कोस 0 वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा। अब आपको इस डी ए का समाकलन करना है, तो आप इस छोटे छोटे हिस्से को जोड़ दोगे तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर, उसके आर कौन सी, स्मॉल आर, स्मॉल आर उसके। ये समीकरण कितने बना के छोड़ दो, ए, यानी क्योंकि डी ए का समाकलन कितना आ गया आपका, 4 पाई स्मॉल आर उसके, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे हिस्सों को अगर आप जोड़ दो तो ये संपूर्ण सतह के लिए हो जाएगा, और संपूर्ण सतह कौन हो जाता है आपका, समाकलन हो जाता है। तो इस डी ए का वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर सी, क्योंकि वो गोले की क्या करेगा, सतह क्या करेगा, घेरेगा। यहां तक क्लियर होगी बात है। अब लगाते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस का नियम होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। अब यहां से आपको पता है सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, आपने कितना मान लिया था इसके अंदर, टोटल आवेश कितना मान लिया था, क्यू डैश, सही है। तो यहां से आ जाएगा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब जब आपको क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, क्यू डैश की वैल्यू निकल जाएगी तो आप यहां उठा के रखना, फिर यहां से समीकरण 2 बनेगी, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करोगे और आपको यहां विद्युत क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। बस हमें क्यू डैश निकालना है। आपको पता है जो क्यू डैश है ये कहां है, ये आपके इतने हिस्से में क्यू डैश आपने मान रखा है। तो बस आपको इतना
आवेश चाहिए कि ये कितना आवेश है। ठीक है ना। आपको पता है इस पूरे गोले के आयतन में कितना आवेश है, क्यू है। यानी हम बोले तो इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर है, तो हम बोले जो बड़ा वाला है, जो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, इस पूरे गोले के आयतन में जो आवेश है वो कितना आपका, क्यू है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू, यानी कैपिटल आर ली, बड़ा मतलब बड़ा वाला गोला। सही है। इस 4/3 पाई आर क्यू में गोले के आयतन में आवेश कितना है, क्यू है। सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस स्मॉल, जो ये छोटा वाला आपने क्या करा है, स्मॉल आर वाला त्रिज्या वाला जो आपने क्या करा है, गोला माना है, बोले तो गॉस प्लस मानी है, इसके अंदर कितना आवेश है, इसके आयतन में कितना आवेश है, बोले तो स्मॉल आर, जिसमें आपने क्यू डैश माना है, इस पर कितना आवेश है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 4/3 पाई आर, सॉरी स्मॉल आर क्यू गोले के आयतन पर आवेश वो कितना है, वो मैं पूछ रहा हूं। तो ये बुरी बात आ गई कि मैं पूछ रहा हूं तुमसे डायरेक्ट कि 50 पेन की कीमत बताओ कितनी है, तो आप बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। आप कहोगे कि अगर मुझे एकांक आयतन पे पता हो, मतलब एक पेन की कीमत पता हो और जितनी चाहिए उतने से आप पूछ लो, अगर 50 से चाहिए तो 50 की पूछो, 100 की चाहिए तो 100 की पूछो, 1000 की चाहिए तो 1000 की पूछो। अगर इसी प्रकार अगर मुझे इसके एकांक आयतन पर आवेश पता चल जाए तो मुझे कितने पे चाहिए, 4 पाई आर क्यू गोले के आयतन पे, तो मैं उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात वही है कि अगर 20 पेन, सॉरी 5 पेन, मान लिया कि 5 जो पेन है 20 रुपए के, सही है, तो एक पेन कितने का होगा, 20/5, 4 रुपए का। तो जब तुम्हें एक पेन की कीमत पता चलेगी तभी तो आप औरों की निकालोगे। अब 10 की पूछी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 रुपए के आ जाएंगे। ठीक है ना। 15 की पूछी, 15 चौका 60, 60 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो 15 की, 60 आ जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ अब अगर हम इसके एकांक आयतन पर अगर आवेश चेक कर ले तो मुझे कितने पे चाहिए, 4 पाई आर क्यूब गोले के आयतन पर, तो मैं इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी कि मुझे यहाँ बोले तो एकांक आयतन पर आवेश चाहिए, एकांक आयतन किसके, गोले के, गोले के एकांक आयतन पर आवेश, तो कितना आएगा, 5 पेन 20 के, तो एक पेन 20/5, तो यहाँ Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। सही है। अब आपको कितने पे चाहिए, इतने पे चाहिए, तो इतने से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, और यहाँ Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इससे ये कटा, यहां से Q स्मॉल आर क्यू और कैपिटल आर। बोलता आपको Q डैश की वैल्यू कितनी देखने मिल गई, ये देखो। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रखो, तो यहां से फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, Q आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है ना। ये वैल्यू हमने यहां उठा के रख दी। ठीक है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से आप क्या चेक कर रहे हो कि आपको पता है कि इसके एलएचएस क्या है, बराबर है, तो इसके एलएचएस क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो समीकरण 1 यहां देखो, जा समीकरण 1 वे समीकरण 2 से तो आप चेक कर सकते हो कि E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है ना। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटा, यहाँ कितना बच जाएगा आपको, एक आर देखने को मिल जाएगी क्योंकि आर क्यू है यहाँ। तो यहां से ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में,
तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और यहां से कितना आ गया क्यू ये वाला r/r का, ठीक है ना। और तुम्हें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, k के, तो ई इक्वल टू कितना आ गया k q r/r। इसके आपको इतना आपके अंदर गोले के अंदर, इसके अचालक गोले के अंदर जो आपको विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है वो देखना मिलता है k q r/R, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।